ये जो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं या सिलेबस की बात कर रहे हैं, ये क्या आप खुद ही डिज़ाइन करते हैं या वर्तमान में जो दिए गए पाठ्यक्रम हैं उनका आप इस्तेमाल करते हैं? जो ओपन सोर्स में जितने रिसोर्स अवेलेबल हैं, हाँ जी, या कुछ ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स जहां गवर्नमेंट स्कूल्स भी हमें काफ़ी सपोर्ट करता है, हाँ जी, तो एक पूरा मिक्स तरीके का एक पूरा मैकेनिज्म है। हम हर पर्टिकुलर गांव में अलग अलग तरीके का अलग अलग एक कस्टमाइज सॉल्यूशन हम लोग ढूंढते हैं, अच्छा, है ना। ओके, अब यूनिसेफ हमें पूरे मटेरियल ऑनलाइन प्रोवाइड कर देती है। जी, कोविड पीरियड में एजुकेशन फॉर ऑल के साथ हमने काम किया था। हमने 4 महीने सिर्फ मोबाइल, क्योंकि उस समय हम घर से घर जा नहीं जा नहीं सकते सकते, थे, तो हमने मोबाइल बेस्ड लर्निंग एग्जीक्यूट कराई थी उस पूरे 4 महीने में। तो बच्चे को एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखा था 4 महीने का। उन लोगों को लगभग 4000 बच्चे लोगों के साथ हम लोग काम किए थे। तो चूंकि मास्टर ट्रेनर और क्लस्टर कोऑर्डिनेटर और टीचर्स, तो हमने डिफरेंट लेयर पे वो उनको डिसीजन और डिस्क्रिशन दे रखा है। उनके डिसीजन मेकिंग को हमने एक तरीके से फोस्टर किया है। तो कस्टमाइज तरीके से वो अपने सॉल्यूशंस डेवलप कर रहे हैं। गांव की जो हर एक गांव की जो वहाँ की लोकल केमिस्ट्री है, लोकल जो नीड है, उसको ध्यान में रख के। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि हमने हर तरीके के रिसोर्सेज पे आज के डेट में हमने अपनी पहुंच है हम लोगों की, या हम लोगों के पास अवेलेबल है। और हम मास्टर ट्रेन को जो ट्रेन करते हैं उनको एक इंडिपेंडेंट तरीके से डिसीजन मेकिंग देते हैं, और वो डिसाइड अपना करते हैं कि किससे हमें ज़्यादा फायदा होना है जी। मगर क्लास के सिलेबस को हम कंपल्सरी पूरा करते हैं। और साइमल्टेनियसली जो सीख प्रोग्राम, जो बेसिक एजुकेशन है क्लास 1 to 5 का, वो हम कंपल्सरी हर सेंटर पे करते ही करते हैं। अच्छा, तो जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं, जब मैं इनसे बात करी थी तो पता चला क्या 2025 तक इनका टारगेट है क्या कम से कम 1 लाख बच्चों को वो एजुकेट करें, जो मुझे तो बहुत ही प्राउड फील हुआ ये सुन के। और मगर मेरा एक सवाल फिर भी है आपसे, क्या आप पटना से यहाँ आए, वाई यू हैव चूजन छत्तीसगढ़? मतलब छत्तीसगढ़ में आप ये मिशन मेरे ख्याल से आपका छत्तीसगढ़ में चल रहा है या और भी स्टेट्स में चल रहा है? और अगर छत्तीसगढ़ में चल रहा है तो आपको क्या कैसे लग रहा है, यहाँ पे कितना सक्सेसफुल आप देख रहे हैं? देखिए, मैं एक चीज़ बोलूँ कि ज़रूरतमंदों की कमी इस देश में है नहीं जी, और छत्तीसगढ़ में मैंने ये काम इसलिए किया कि अगर आपको किसी की मदद करनी है जी, या अगर आपको लगता है कि आप किसी की मदद किए बिना नहीं रह सकते, तो जो इंसान आपके सामने है आप उसी से चालू करेंगे, है ना। तो 2007 में मेरा यहाँ पे मेरी जॉब यहाँ पे थी। मैं यहाँ आया और जो मैंने वो घटना बताई, उसके बाद मैं 4 बजे निकल जाता था। मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी, वो मोटरसाइकिल मैं के मोरीद एक गाँव है, वहाँ जाता था और वहाँ के 2 बच्चे 4 बच्चों के साथ हम लोगों ने ये काम चालू किया था। तो 2-4 बच्चे लोगों के साथ हम लोग ऐसे ही किसी के बरामदे में बैठ के, कहीं पे पेड़ के नीचे बैठ के उनको पढ़ाते थे। फिर ग्रेजुअली वहाँ जब बच्चे ज़्यादा बढ़े तो एक रूम ले लिया, वहाँ पे बच्चे लोग को पढ़ाने लगा। फिर वहाँ से बगल वाले गांव सोमनी, उसके बगल में पुरेना, उसके बगल में गनियारी, उसके बगल में सिरसा कला। तो धीरे धीरे सभी गांव के जो लोकल कम्युनिटी थे वो लोग बोले यहाँ के भी बच्चे को पढ़ाइए। तो फिर हमें जब लगा कि अब इसको एक्सपेंड करना है, तो हमने गांव की महिलाओं को ढूंढना चालू किया, जो पढ़ी लिखी महिलाएं थी। फिर हम उनको इंगेज किया। हमारे पास ऐसे भी टीचर हैं जो 2008-9 से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वेरी नाइस। तो इस तरीके से ये चीज़ें एक्सपेंड होते चली गई। परिमल जी, संकल्प एक प्रयास के पीछे जो मेंटोर्स आपके जिन्होंने योगदान दिया है, उनके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? डेफिनेटली मैं उन लोगों को तो ज़रूर याद करना चाहता हूँ। इनफैक्ट आज जो संकल्प है उन्हीं लोगों के कारण है जी। और सबसे पहले अगर मैं अपने मम्मी पापा को छोड़ दूं, क्योंकि बेसिकली ये जो ओरिजिनेट हुआ है तो माता पिता जी के कारण ही हुआ है, लेकिन विजय दामोदर परांजपे वो मैं जब भिलाई आया था तो हमारे यहाँ के बिजनेस यूनिट हेड थे, जीएम थे। उन्होंने ही मुझे बुला के बोला है, परिमल ये चीज़ें तुम करो और तुम जो कॉरपोरेट का जो CSR होता है, बेसिकली उसके जो वाइडर कॉन्सेप्ट होते हैं वो उनके अंदर काफ़ी अंदर तक इन चीज़ों का नॉलेज था और वो चाहते थे कि CSR एक अलग तरीके से हो।
और उन्होंने बोला कि कंपनी के CSR का सही यूटिलाइजेशन होना चाहिए और जो लोकल कम्युनिटी है उनका बेनिफिट होना चाहिए। तो एक उनका बहुत बड़ा प्रभाव रहा है जो उनके थॉट प्रोसेस थे। और मेरे HOD थे, मेरे जो गुरु थे बेसिकली दिलीप कुमार पटेल, उनका बहुत बड़ा योगदान है। इनफैक्ट मेरे पूरे व्यक्तित्व में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इनफैक्ट 6 से 7 साल मैं काफ़ी क्लोजली उनके साथ रहा और वो एक्सट्रीम लेवल की ईमानदारी उनके अंदर थी, उनके पूरे व्यक्तित्व में, जो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आया है मेरे अंदर। और सबसे अच्छी चीज़ जो उनके अंदर थी कि ये सब चीज़ें मैंने उनसे सीखी कि आप एक वाइडर कॉन्सेप्ट या एक वाइडर ऑब्जेक्टिव के साथ जो प्रोसेस एसोसिएटेड होता है, उन्होंने वो चीज़ें बताई। उन्होंने बताया कि एक बड़े उद्देश्य के लिए एक कंसिस्टेंट एफर्ट किस तरीके से लगाए जाते हैं, उसमें किस तरीके की डिफ़िकल्टीज आती हैं, किस तरीके के वेस्टेड इंटरेस्ट आते हैं, किस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और इन सब चीज़ों से कैसे उभरना है अगर आप एक इंस्टीट्यूशन डेवलप करना है तो वो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ दिलीप कुमार पटेल सर के कारण ही आया कि इतने स्ट्रगल के बाद कंटिन्यूअसली। और उनसे मैंने सीखा कि किस तरीके अपने व्यक्तित्व को इस लेवल तक ले जाना है जब आप रिकॉग्निशन या जिसको बोल सकते हैं बेनिफिट, एप्रिसिएशन, इन चीज़ों को ये प्रक्रिया इतना लंबा है और ये स्ट्रगल इतना लंबा है कि आपको एक अलग लेवल की मैच्योरिटी तक पहुंचनी होती है। और ये अगर कहीं ना कहीं कुछ हद तक है तो दिलीप कुमार पटेल सर का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत ही बड़ा। पेशेंस बनाए रखे, ऐसा है, पेशेंस बनाए रखे। और आप एक बड़े ऑब्जेक्टिव के लिए जब स्ट्रगल कर रहे हैं तो बैकएंड में कितना एफर्ट लगाना होता है और बाकी के लोगों को मोटिवेट करके उस ऑब्जेक्टिव को कैसे ट्रांसलेट करना होता है। इनफैक्ट उन्हीं का योगदान है कि आज इतने सारे लोग उस लेवल के मोटिवेशन से काम करते हैं और बैकएंड से मुझे इन सारी चीज़ों को संभालनी होती है। सिर्फ दिलीप कुमार पटेल सर के कारण ये फीलिंग। कुछ जब मैं IIM रायपुर में था, वहाँ मार्केटिंग की प्रोफेसर थी विनीता साहे मैडम, जो अभी IIM बोध गया की डायरेक्टर है। तो वो जब मार्केटिंग पढ़ाती थी तो उनके सारे कॉन्सेप्ट जाके सोसाइटल जो बेनिफिट्स होते हैं उधर की तरफ चले जाते थे। और उन्होंने जब मुझे कहा कि परिमल MBA की डिग्री तो हजारों लोग ले लेते हैं और इस तरीके की इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने का एक अलग ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप इस डिग्री से सोसाइटी को क्या दे रहे हैं। जब इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस में आप आते हैं और यहाँ से डिग्री लेके जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये सवाल आपके अंदर होना चाहिए कि इस डिग्री से जो लास्ट पर्सन सोसाइटी के हैं, जो सबसे ज़रूरतमंद है, क्या उनकी ज़िंदगी में हम वो कुछ ना कुछ एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं नहीं। तो मैडम के जो ये लेक्चर्स होते थे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट उसका मेरी लाइफ पे है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ये दिल छूने वाली बात आपने कही है। बात तो सही है कि सब लोग वो कहती थी कि आप कॉर्पोरेट लेडर में बहुत ऊपर चले जाओगे तो उससे सोसाइटी के जो अंतिम पर्सन है, और गवर्नमेंट इतना इन्वेस्ट करती है मैडम। मैं BHU में गया था, गवर्नमेंट इतना इन्वेस्ट हम लोग पे करती है, IIM में इतना इन्वेस्ट, अगर हम लोग वापस जाके सोसाइटी में अगर नहीं करेंगे कौन करेगा। बहुत बढ़िया। आप मेरी ज़िंदगी देखो, इंडिया के जो 1 to 2% प्रिविलेज क्लास है, एक तरीके से उसी क्लास में हूँ। ना तो मुझे अपने बच्चे की पढ़ाई की चिंता है, ना मेडिकल की चिंता है, ना मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है। और अगर हम जैसे लोग नहीं करेंगे सोसाइटी के लिए कहीं ना कहीं, तो उनको एक तरीके से होता है ना जिसको रिटर्निंग बैक टू द सोसाइटी, वो तो करना होगा ना। और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बहुत बहुत अच्छा बोले आपने। आपका विजन क्या है? संकल्प एक प्रयास का, चलिए मैं इसको पूछती हूँ, संकल्प एक प्रयास का विजन क्या है? देखिए मैडम, मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि अगर मैं थोड़े से ज़्यादा एफर्ट लगा के, है ना, मैं 4 घंटे ज़्यादा जग लेता हूँ, उसका बेनिफिट वो 10,000 बच्चे लोगों तक पहुँच रहा है ना। तो अगर मेरे जैसे बहुत सारे लोग 4 घंटे ज़्यादा जगेंगे तो ये 10,000 कितना मल्टीप्लाई होगा। तो जितने मेरे जैसे लोग 4 घंटे ज़्यादा जगेंगे, 6 घंटे ज़्यादा जगेंगे, 10,000 इंटू मल्टीप्लाई करते जाइए, कितने सारे बच्चे लोगों की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज आएगी। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं, और जो एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जिसको हम हॉलिस्टिक चाइल्डहुड डेवलपमेंट का जो बात करते हैं, वो उस बच्चे पे आना चाहिए। देखिए, जिस बच्चे लोग के साथ हम काम करते हैं, 4100। मैं आपको इस विषय पे थोड़ा रोकूंगी क्योंकि ये मैंने तो आपसे समझा है, बट हॉलिस्टिक एजुकेशन आप जब बात कर रहे हैं, इसका क्या मीनिंग आप बताना चाहेंगे? अभी आप देखेंगे कि सरकार के लेवल पे एफर्ट की कमी नहीं है। हाँ जी।
बच्चे लोगों तक मिड डे मील पहुंचता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गए हैं, स्मार्ट क्लासेस बन चुके हैं, अनेक तरीके की इंटरवेंशन स्कूल तक पहुंच गए हैं। लेकिन जो आउटकम आनी चाहिए, जी। एक बच्चा है जो एक गांव में रह रहा है, जो रिप्रेजेंट करता है एक ऐसी फैमिली की जिसकी इनकम 4100, जो हमारे बच्चे लोगों का पेरेंट्स का एवरेज इनकम है। वो बच्चा आता है स्कूल में, उसको आपने यूनिफॉर्म दे दिया, बुक दे दिया, 10-10, 12-12 इंटरवेंशन क्लास में चल रहे हैं, गवर्नमेंट के तरह तरह की स्कीम चल रही है। अगर एजुकेशन इससे सफल होता तो गवर्नमेंट तो बहुत एफर्ट लगा रही है, आपके 91% बच्चे तो लेटर्स रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें समझना होगा कि एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं हो सकता, एजुकेशन चार दीवारी बनाने से नहीं हो सकती, या इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में स्मार्ट क्लासेस बनाने से एजुकेशन नहीं हो सकता। वो बच्चे लोगों के साइकोलॉजिकल जो पेडागोजी होनी है, किस तरीके से होनी है, उनके साथ कितना समय देना है, उनको कितना खेलने के अवसर मिलने चाहिए, उनको कितना हंसने के अवसर मिलने चाहिए, इनको कितना उनके बचपन को जीने का अवसर मिलना चाहिए, हमें इन चीज़ों पे देखने की ज़रूरत है, हमें इनके साथ समय गुजारने की ज़रूरत है मैडम। और होलिस्टिक चाइल्डहुड डेवलपमेंट में बोल रहा हूँ कि क्या हम सिर्फ उसको एकेडमिकली उसके सिलेबस को कैप्चर कर दे, होलिस्टिक चाइल्डहुड डेवलपमेंट तो नहीं होगा ना। अनटिल अनलेस एक बचपन जिसको बोलते हैं, एकदम अगर लेमन लैंग्वेज में बोलो, एक खुशहाल बचपन का जो कॉन्सेप्ट है, वो पढ़ाई भी करे, वो बच्चे लोगों के साथ सेलिब्रेशन भी करे, खेल कूद भी करे, हंसे, गाए, दौड़े, वही चीज़ हम अपने सेंटर पे लाना चाहते हैं। अगर ये चीज़ें हम अगर हमारे देश के बच्चे लोग को नहीं देंगे तो मुझे लगता है एक तरीके से एकदम अपराध हम लोग कर रहे हैं इन लोगों के साथ। जब आप इतना सब करते हैं, आपको ऐसी क्या चीज़ मोटिवेट करती है? क्या आप इतना जो आपके 22 घंटे और या 20 घंटे आप जो काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आपकी नींद बड़ी कम होती होगी, इसलिए थोड़े से मेडिकल रीजंस भी हैं, बट क्या मोटिवेशन है? अगर आप मोटिवेशन की बात करें तो मुझे लगता है कि जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, जिनको हम ना तो फिनेंशियली कंपेंसेट कर पाते हैं, और जिस लेवल से वो मेहनत करते हैं, तो मुझे दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं होती है मोटिवेशन के लिए। जो मेरे टीचर्स या मेरे स्टाफ हैं, जो मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं, मैं आपके पास बैठा हूं, लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं यहाँ इसलिए बैठा हूं कि मेरे साथ जो लोग काम करते हैं उनकी ईमानदारी मतलब अनपैरेलल लेवल की है, उनके कमिटमेंट्स अनपैरेलल लेवल की हैं। एक एक महिला अगर एक मीटिंग के लिए आती है, आप यकीन कीजिए वो 3 घंटे 3 बस चेंज करके आती है 2 घंटे की ट्रेनिंग लेने के लिए, उसका मोटिवेशन का क्या लेवल होगा। तो अगर उनसे जब बात करो और जब ये दिखता है कि ये लोग अपने गांव के बच्चे लोगों के लिए, जो अंडर प्रिविलेज बच्चे लोगों के लिए इतना ज़्यादा सोचते हैं, तो हमें लगता है कि मतलब हम रह ही नहीं सकते बिना सोचे हुए। और यही हमारा मोटिवेशन है कि इतने सारे लोग उनके लिए इतना एफर्ट लगा रहे हैं, तो मैं जिस जगह पे हूँ अपने लेवल पे अपने हिस्से की ईमानदारी कर रहा हूँ। मगर मैं आपको बताऊं कि जो लोग गांवों में काम कर रहे हैं, जो मेरे जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो हमारी बच्चियां हैं, जो इन बच्चे लोग के साथ काम कर रहे हैं, दिन रात ये लोग कस्टमाइजेशन में लगे रहते हैं। एक होलिस्टिक चाइल्डहुड कैसे बच्चे के लोग उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ सुबह से लेके शाम तक लगे रहते हैं, उनका मोटिवेशन के सामने हम लोग कहीं नहीं टिकते मैडम। तो मेरा तो सारा मोटिवेशन हमारे लोग ही हैं। वैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली है कि आपके संस्थान में बच्चियों की संख्या लड़कों से बहुत ज़्यादा है। देखिए मैडम, जब हम देश की बात करते हैं तो देश के इश्यूज ऐसा नहीं है कि वो अपेरेंटली हमें नहीं पता है या आपको नहीं पता है। हम एज ए सोसाइटी हमें और ग्रो होने की ज़रूरत है। हमें समझना होगा कि इस देश में बच्चियों के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और संकल्प जब हमने चालू किया था तो हमने ये इंश्योर किया था कि गांव की जितनी भी बच्चियां हैं, हम एक एक घर में हमारे लोग जाते हैं, वहाँ पता करते हैं कि वो बच्ची क्यों, अगर स्कूल नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है, वो रीज़न ढूंढते हैं। और आज आप देखेंगे 59% गर्ल्स चाइल्ड है। हम एकदम से एक एक बच्चियों को हम लोग टारगेट करते हैं कि किसी भी कारण से उसकी पढ़ाई हैम्पर नहीं हो। मैं आपको बताऊं कि पिछले 3 साल से मैंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया है जिसे हम लोग बोलते हैं रूरल इमर्शन प्रोग्राम, जिसमें हम 15 दिन हम लोग गाँव में रहते हैं, पूरी तरीके से गाँव में रहते हैं, और हम गाँव के लोकल इश्यूज़ को समझने का प्रयास करते हैं कि कौन से इश्यूज़ हैं जिससे हमारे बच्चे लोगों के एजुकेशन हैम्पर होते हैं।
2018 या 19 में हमने रूरल इमर्जन किया। देन वी कुड, हमारी जो टीचर्स हैं, हमारी जो लड़कियां हैं जो स्कूल में पढ़ाती हैं सपोर्ट सेंटर में, वो मेरे पास आई और उन्होंने मुझे बताया कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन का कितना बड़ा इशू है गाँवों में और इन बच्चियों को कितनी ज़्यादा दिक्कतें हैं। और जब हमने मेडिकल कैंप जैसा एक अवेयरनेस कैंप किया तो हमें पता चला कि कितनी लड़कियां इससे बहुत बुरी तरीके से उनको इससे इम्पैक्टेड हैं। अच्छा, आपको मैं बताऊं, पिछले 2 साल से मैं सिर्फ यही एफर्ट लगा रहा था कि इस इश्यूज को कैसे टारगेट करें, कैसे कैटर करें। और थैंक्स टू आशा फॉर एजुकेशन, आपको मैं बताऊं, कल सुबह में हम यहाँ पे पूरी सैनिटरी नैपकिन मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट हमारा इंस्टॉल हो गया है। वी वुड मेक श्योर जितने भी हमारे 3000 एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, दे वुड बी प्रोवाइडेड विथ फ्री सैनिटरी नैपकिन। एट द सेम टाइम यूनिसेफ से हम लोग बात कर रहे हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम करें, तो हम अवेयरनेस प्रोग्राम और फ्री सैनिटरी नैपकिन का एक पूरा चेन डेवलप कर रहे हैं गाँवों में इन बच्चे लोगों के लिए। उसके अगले साल हमने जब गांव में रूरल इमर्जन किया, देन वी गॉट टू नो कि जो बच्चियां हैं उनके जो कंटिन्यूएशन ऑफ एजुकेशन का इशू है। जो 5वीं तक पढ़ती हैं शायद वो 8वीं तक नहीं जा पाती हैं क्योंकि स्कूल है बहुत दूर पे है। 8वीं से जब निकलती है, अगर स्कूल है और 8वीं तक किया तो 9th 10th के लिए उनको दिक्कत होती है। तो मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉलिसी डेवलप किया जिसे हम बोलते हैं जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर गर्ल्स चाइल्ड। इसका मतलब है कि एक भी बच्ची हमारे सेंटर में अगर आती है तो उसका एजुकेशन नहीं रुकना चाहिए। इसके लिए जो कुछ भी करना होगा हम करेंगे। हम सिर्फ एक बच्ची के लिए भी अगर सेंटर चलाना होगा तो हम चलाएंगे, मगर बच्ची का एजुकेशन नहीं हैम्पर होना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात। ये दूसरे साल हमने किया था। और तीसरे साल मैं बताऊं, इस साल हमने जो रूरल इमर्जन किया, इसमें हमें पता चला कि हमारे पास लगभग 1050 के करीब ऐसे बच्चे हैं, ज्यादातर बच्चियां हैं जो सिंगल पेरेंट्स की हैं। किसी की दादी माँ उसका पालन पोषण कर रही है, किसी की बुआ कर रही है। और इन पर्टिकुलरली बच्चे लोगों के गार्जियन अगर नहीं है या सिंगल पेरेंट है, तो हमने अभी हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में एफर्ट लगा रहे हैं कि इन बच्चे लोगों का, क्योंकि इकोनॉमिक अगर फिनेंशियली देखेंगे तो 4000 मंथली इनकम की जो ग्रुप से आते हैं तो दिक्कतें हैं। तो हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं कि इनके पूरे जो खर्च होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड वो हम लोग वहन करेंगे और वी आर ट्राइंग फॉर इट। तो ये तरीके के कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बहुत ही बढ़िया बात है, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। इतना करने के दौरान आपको कौन कौन से ऐसे मुश्किलें या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? देखिए, अगर चैलेंज की बात करें तो क्योंकि ये आसान तो नहीं है, डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता होगा, बहुत सारी। तो वो ये चैलेंजेस क्या है? चैलेंज हर एक लेवल पे है मैडम। अगर, और मैं इसको दूसरे तरीके से बोलूँगा कि मैं वेल अवेयर था डे 1 से कि मुझे ये चीज़ें फेस करनी होंगी, क्योंकि आप इतने बड़े वॉल्यूम में अगर आप इम्पैक्ट लाने का प्रयास कर रहे हैं तो चैलेंजेज होंगे। तो एक प्रोसेस होता है चैलेंजेज का। पिछले 10-12 साल से मैं जो बोलता हूँ कि अभी हम संकल्प का 1.0 संकल्प ही अचीव किए हैं, 2.0 की तरफ जा रहे हैं। तो पिछले 10 साल में हमारा स्ट्रगल यही रहा है कि हम गांवों में एटलीस्ट जो लोकल कम्युनिटी को सेंसिटाइज कर सकें, एजुकेशन का इम्पोर्टेंस स्टेब्लिश कर सकें, तो वो चीज़ें हो गई है। मगर आज के डेट में ये सेंटर्स को चलने के लिए अगर आप बोलते हो कि होलिस्टिक चाइल्डहुड होना चाहिए, तो इन बच्चे लोगों को जो आज के डेट में सुविधाएं हैं हमारे सेंटर पे अगर आप जाएंगे मैडम, तो बच्चे लोगों के पास कपड़े नहीं हैं, बच्चे लोगों के पास स्लीपर नहीं है, किसी के पास बैग नहीं है, स्टडी मटेरियल तो बहुत दूर की चीज़ें हो गई। तो स्कूल से उनको बुक मिल जाते हैं, एक यूनिफॉर्म मिल जाता है, और बाकी हर एक चीज़ों का स्ट्रगल है। एक सेंटर को चलाने के लिए हमें लोग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, बोर्ड कुछ चाहिए, हमें चटाई चाहिए, मैट चाहिए, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चरल इशूज़ हैं जो टीचर्स को हम लगाते हैं। आप देखेंगे कि 6 घंटे 8 घंटे ये टीचर लगते हैं सेंटर पे, और सेंटर के बाद भी अनेक तरीके के रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, अनेक तरीके से इनको रिपोर्ट बनाने होते हैं, बच्चे लोगों के सिलेबस पे काम करने होते हैं, और जो हम उनको कंपेंसेट, तो कहीं ना कहीं हमें तो भी तो लगता है कि आखिर हम इनसे इतना ज़्यादा, जो एक बोलते हैं ना कि गिल्ट फीलिंग तो है कि इतना ज़्यादा ये लोग मेहनत करते हैं, हम इनको कितना सब कुछ भी सपोर्ट नहीं कर पाते। ये जो यंग लड़कियां हैं जिनको खुद की पढ़ाई करनी है, दिन रात सेंटर पे लगे रहते हैं, हम उनको कंपेंसेट नहीं कर पाते। जो हमारे रनिंग सेंटर्स के मेजर इशूज़ रहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू रहते हैं, हम टीचर को कंपेंसेट नहीं कर पाते। और कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती है, मैं आपको बताऊं कि मैं क्या, मेरे साथ जो मेरे क्लोज लोग हैं
वो अपनी पूरी सैलरी लगा देते हैं। होली, दिवाली, दशहरा की जितने भी पीआरपी हम लोग को कंपनी से इंसेंटिव सब हम लोग लगा देते हैं कि एटलीस्ट जो इनके घर में जो एक बेसिक जो हम कंपेंसेशन देते हैं वो तो कम से कम दे सके। बड़ी खुशी वो भी हम लोग बहुत स्ट्रगल है मैडम। मैं आपको बताऊं, पिछले 12 साल में मेरी जो रातें हैं वो इसी में कटती हैं कि मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करते रहता हूं, उनको रिक्वेस्ट लेटर भेजते रहता हूं, प्रपोजल बना के देते रहता हूं। और बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ओकेजन होते हैं जब ये चीज़ें कन्वर्ट होती हैं जी। है ना। तो पिछले बहुत एफर्ट के बाद भी जिस लेवल का एक रिसोर्स चैनल होना चाहिए था और जो इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है गाँवों में, उसके अगर देखोगे तो जिस तरीके के रिसोर्सेस हम लोगों के पास अवेलेबल होने चाहिए वो हो नहीं पाते हैं। और ये पूरा स्ट्रगल है कि हमें एक एक महीने की प्लानिंग करके और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास पहुंचने की किसी तरह हम 1 महीने ज़्यादा और खींच सके, 2 महीने ज़्यादा खींचे, इस तरीके की दिक्कतें आ जाती हैं हर समय। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं है, शायद ही इंडिया में कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिससे हमने रिक्वेस्ट नहीं किया या प्रपोजल नहीं दिया, लेकिन बहुत ही रेस्पॉन्स रेट बहुत ही पुअर होता है, बहुत ही ज़्यादा पुअर। अभी कोविड पीरियड के बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है और काफ़ी सपोर्ट भी किया है। मैं आपको नाम से भी बोलना चाहूँ, आशा फॉर एजुकेशन यूएस का एक ऑर्गेनाइजेशन है, सिलिकॉन वैली बेस्ड। जीव दया फाउंडेशन यूएस का ऑर्गेनाइजेशन है। और जोमेटो फीडिंग इंडिया, NSPCL का जो CSR सपोर्ट है, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत ज़्यादा मदद की है। पर्टिकुलरली मैं आशा फॉर एजुकेशन को तो बोलूँगा कि अगर वो नहीं आए होते हमारे सपोर्ट में तो आज ये इतने सारे बच्चे जो बेनिफिटेड हैं और नहीं हो पाते। और अभी जिस तरीके से जोमेटो फीडिंग इंडिया ने हमें मदद की है, दे आर ऑल्सो थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ कि ये हमारे जो 8,000-10,000 बच्चे हैं उनको न्यूट्रिशियस मील्स की भी ये लोग प्रोवाइड करने को एक प्लानिंग फेज में आ चुकी है। तो अभी कुछ दिनों से कुछ ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रहे हैं, मगर मेरा वॉल्यूम इतना ज़्यादा है, जिस स्केल पे हम लोग काम करते हैं, जितने टीचर्स लगे हैं, तो हमारी रिक्वायरमेंट का आई विल टेल यू कि केवल 26%, केवल 26% हमें फंडिंग अवेलेबल हो पाती है। तो बाकी के 74% का जो स्ट्रगल है, इवन आज के डेट में मुझे नहीं मालूम कि हम जून के बाद क्या करेंगे। नहीं, आप बहुत ही अच्छे मिशन में लगे हुए हैं और कॉइन मीडिया का हमेशा ये प्रयास रहेगा कि आप लोग जो भी सोसाइटी के डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं उसको और भी आगे से आगे बातों को लेके जाएं, सो दैट आपको वो प्रॉपर चैनल आप लोगों को मिले जिससे इन बच्चों का और महिलाओं का और ये जो गर्ल चाइल्ड पे आप लोग जो काम कर रहे हैं वो आगे बढ़े और सक्सेसफुल हो और आपकी मेहनत जो है बरकरार रहे। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे इस स्टेज पे आए, इस प्लेटफॉर्म में आए। और नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करने को मिला। मैं एक चीज़ केवल ऐड करूँगा कि मैडम, एक फीलिंग्स मेरे अंदर हमेशा रहती है कि जो चीज़ें मुझे यहाँ तक लाई है वही चीज़ें मुझे आगे तक भी ले जाएंगी। तो मैं कभी निराश नहीं हूँ कि मुझे इतनी दिक्कतें हैं। बिल्कुल, अब ये मेरी चॉइस थी ना, किसी ने हमें तो फोर्स नहीं किया था कि तुम ये काम करो, ये तो मेरी चॉइस है। मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए ये काम करूँ और मैं डे 1 से जानता था कि डिफिकल्टीज होगी। तो चूंकि मैं अपने सपनों के लिए जी रहा हूँ, मुझे खुशी मिलती है कि इस देश के बच्चे को एक अच्छी ज़िंदगी मिल रही है या अच्छे रास्ते पे हम लोग ले जा रहे हैं। तो डिफिकल्टीज आएंगी तो आएंगी, उसे फेस करना है, मगर मैं करूँगा यही और आगे भी करूँगा। थैंक यू सो मच परिमल जी। हमारे यू इनसाइड में एक बहुत ही यंग डायनामिक पर्सनालिटी से हमें मिलने का मौका मिला, जिसका एक दूसरा रूप भी है। इतना एजुकेटेड होने के बाद, एक पब्लिक सेक्टर में वर्किंग करने के बाद आप चूज़ कर सकते थे टू लिव लाइफ हैप्पीली, बट आपने सोसाइटी के लिए किया, नेशन के लिए किया और आपका मिशन ज़रूर सक्सेसफुल होगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हम लोगों की ज़िंदगी से ज़्यादा जरूरी इस देश की ज़रूरत है मैडम। परिमल जी, हमारी शुभकामनाओं के साथ एक छोटा सा भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपका हमारे शो में कैसा एक्सपीरियंस रहा? 1-2 शब्द हम चाहते हैं कि आप कॉइन मीडिया के लिए लिखें। जरूर जरूर मैडम। काफ़ी अच्छा लगा मैडम आप लोग से इंटरेक्ट करते हुए। काफ़ी अच्छा, काफ़ी प्रोफेशनल टीम है आपकी
और Thank माय you, बेस्ट sir. विशेस टू यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, Thank you, थैंक यू madam. परिमल जी। Thank you. बस हमारा भी एक छोटा सा प्रयास है नहीं, टुवर्ड्स द सोसाइटी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये हमारे समाज के उज्जवल चेहरे हैं। इनकी उजास से इस समय हर कोना चमक से भरा हुआ है। इस समाज में कोने कोने में जहाँ इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ हर उनकी आवाज़ बन पहुँचे। रोशन मुट्ठी में बंद जिद, आँखों में तैरती छोटी सी इच्छा, दिल में भरा हुआ जुनून, दिमाग में उमड़ता तूफान, कुछ कर गुजरने की चाह। ये इनिशिएटिव कॉइन मीडिया का है। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगेगा। धन्यवाद।